बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मैंने आप लोगों का फॉर्मेट्स यहाँ पे अपलोड किए हुए LMS पे जो हैंडआउट अपलोड किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे आपके पास दो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट नंबर 2 भी है, राइट। तो इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि फॉर्मेट 1 में क्या हो रहा है कि वी स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, उसमें हम ऐड कर रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस कर रहे हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ऐड या लेस कर रहे हैं बैंक एरर, और हमारे पास रिजल्टेंट आंसर क्या आ रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, राइट, उससे मैच करेगा। फॉर्मेट नंबर 2 में क्या है कि वी स्टार्ट विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ऊपर हमने क्या किया था, ऐड किया थे अनप्रेजेंटेड चेक्स, नीचे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और बैंक एरर का तो हमने ट्रांजैक्शन को देखना है कि क्या उसका तरीका होगा, और आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो मैच करना चाहिए किससे, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से, ठीक है। तो इसको एक काम ये करते हैं, अगला जो सवाल करेंगे ना उसको हम दोनों तरीकों से करके देख लेंगे। दीज आर टू ऑल्टरनेट्स, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कि आप अपना स्टेटमेंट इस तरह से बनाओ कि यू स्टार्ट विद बैंक स्टेटमेंट एंड यू अराइव एट व्हाट, एट द एडजस्टेड कैश बुक, राइट, या यू स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक एंड यू अराइव एट द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको ठीक लगे, आंसर इन दोनों से आपका सेम ही आएगा। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पैक के क्वेश्चन बैंक पे। हाँ, फर्स्ट फॉर्मेट का आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्मेट का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपका मैच करेगा बैंक स्टेटमेंट से। सेकंड फॉर्मेट का जो आंसर है ना वो आपका मैच करेगा किससे, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस से, यानी कि इस वाले से, यहाँ पे जो आपके पास कैरेट डाउन आ रहा होगा, ये वाला या ये वाला। आपने दोनों सिनेरियो में क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक तो बनाना ही बनाना है, राइट। आप अगर सेकंड फॉर्मेट यूज करोगे, वो अभी करते हैं यूज, उसको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है तो उसमें आप निकाल लें J13। अब J13 करने से पहले जरा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आप ले आए। चले, तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली होता है कैश एट बैंक, यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। हमारे हिसाब से, हमारी बुक्स के हिसाब से कैश एट बैंक क्या होता है, एक एसेट होता है, राइट। आपका कैश पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में। यही वाली चीज बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है लायबिलिटी। बैंक ये कहता है कि मेरे पास किसी और का पैसा पड़ा हुआ है, मैं जब भी वो सामने वाली पार्टी आएगी जिसका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे पैसे, जितने भी अपने बैंक से निकाले, राइट। यानी कि वो हमारे पैसों को बेसिकली सेफ गार्डिंग कर रहा है, सेफ कीपिंग कर रहा है, राइट। इतनी बात तो हमने कर ली। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है कैश एट बैंक, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वो रिसोर्स है, हमारा वो एसेट है। अब होता क्या है, होता ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस है 0, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट पड़ा, या एक काम करें 10,000 कर लेते हैं इसको, ठीक है। आपके पास बैलेंस एट बैंक कितना पड़ा हुआ है, आपके पास बैंक अकाउंट में पड़े हुए 10,000 रुपीज, ठीक है। अब आपको एक बड़ी जरूरी पेमेंट करनी है, कितने की, 1.5 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1,50,000 की आपको पेमेंट करनी है फॉर एग्जाम्पल। एक क्रेडिटर को आपको पैसे देने हैं, उसका ड्यू डेट आ गया और वो आपको बार बार रिमाइंडर भेज रहा है कि आपने पैसे देने, आपने पैसे देने, आपने पैसे देने, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि आपको 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन मसला क्या है, आपके पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े हुए, कैश इन हैंड भी आपके पास इतना नहीं है कि आप उसको मिला के आप 1-1.5 लाख रुपए दे दो। तो होता क्या है, मेजॉरिटी बैंक्स, बल्कि आजकल के जमाने में तो हर बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है, वो ये कहता है बैंक कि आपको 1.5 लाख की पेमेंट करनी है, बिल्कुल ठीक, आपको 1.5 लाख की पेमेंट करनी है, कोई बात नहीं, आप 1.5 लाख की पेमेंट कर दो अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो जो हमारे पास 10,000 तो अपना इस्तेमाल हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा 1,40,000 है ना, बैंक वो कहेगा कि ये मैं
आपको दे देता हूँ, राइट। आपको 1,40,000 की जरूरत है, इतना पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, वहां से चेक इशू कर दो। तो ये जो चीज है, अब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट। के आपने अपने बैंक में से, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज पड़े हुए थे, आपने ड्रॉ कितने किए, आपने चेक कितने का बनाया, आपने चेक बनाया 1.5 लाख रुपए का। तो दिस इज मोर देन, डिमांड ड्राफ्ट इज समथिंग एल्स, डिमांड ड्राफ्ट इज समथिंग एल्स। ओवरड्राफ्ट तो ये है कि अभी डिमांड ड्राफ्ट में आपका, मेरे ख्याल से डिमांड ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट में नहीं जाए तो बेहतर है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट तो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट का, जिस तरह चेक है ना, उसी तरह एक डिमांड ड्राफ्ट भी होता है। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एक एक्टिविटी होती है, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो कि बैंक ने आपको दी हुई है, ठीक है, सही है। डिमांड ड्राफ्ट इज लाइक अ चेक, इसको इस तरह से समझ लें, इट्स लाइक अ चेक, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर तो आपको बैंक ने ये फैसिलिटी दे दी, बैंक ने ये कहा कि आपके पास 1,40,000 शॉर्ट थे। जुलेखा क्या कह रहे हो आप, डिसऑनर्ड ना हो, अच्छा चले ठीक है सही है। और देखो वैसे तो बैंकिंग में फिर इतनी ढेर सारी चीजें हैं ना बैंक के अंदर, कि हम सारा कुछ तो नहीं पढ़े ना, हम लोग तो डिटेल में इतना नहीं पढ़े, हम सिर्फ बीआरएस को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। चले, तो बैंक ये क्या कह रहा है, बैंक ये कह रहा है कि 1,40,000 आपके पास शॉर्ट थे, कोई बात नहीं, ये 1,40,000 आप मेरे से ले लो। तो ये जो 1,40,000 का अमाउंट होगा, ये हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अब हमारे लिए हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि वो बैंक ने हमें किस्म के 1,40,000 रुपए दिए होंगे, राइट, वो हमारा पैसा नहीं है। तो हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गई लायबिलिटी, तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, बैंक के लिए वो एसेट हो गया, बैंक के लिए वो क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया, राइट। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में हमारी बुक्स में जो कैश एट बैंक है उसका बैलेंस क्या आ रहा होगा, क्रेडिट, है ना, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, बनेगा वही कैश एट बैंक का ही अकाउंट बनेगा, कैश बुक में ही आ रहा होगा सारा कुछ ये। लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा कि उसका कैरेट डाउन हमारा आ रहा होगा डेबिट साइड पे, कैरेट डाउन डेबिट साइड पे आ रहा होगा और ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में वो आपके पास एसेट नजर आएगा, वो अमाउंट नजर आएगा डेबिट बैलेंस। बात समझ आ रही है, अभी इसको देखते भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन है कि जैसे ही आपके पास कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है और बैंक बुक में बैंक स्टेटमेंट में अगर आपको डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब वो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, वो तो आपको सवाल में बताएगा, और डेफिनेटली सी बात है इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। अब होगा क्या, अब बैंक को ये पता है कि ये जो आपके पास पैसे कम है ना, देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में कॉन्स्टेंटली आपका कैश एट बैंक फ्लक्चुएट कर रहा होता है, किसी दिन कोई भी पैसे नहीं है, फिर अगले दिन कैश सेल कर ली तो पैसे आ गए बैंक में, अगले दिन आपको डेटर ने पेमेंट कर दी तो आपके पास बैंक में पैसे आ गए, फिर हो सकता है आपने इतनी बड़ी पेमेंट कर दी अपने क्रेडिटर को, फिर बैंक बैलेंस कम हो गया। तो डे बाय डे बैंक बैलेंस आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो बैंक को ये बात पता होती है कि इसके पास जो पैसे अभी नहीं है ना, आज के दिन इसके पास 10,000 रुपए है, इसके पास 1,40,000 नहीं है, लेकिन बैंक को ये पता है कि 1-2 दिन में इसके पास हो जाएंगे पैसे, इसको इसलिए कैश सेल कर देगा, इसका कोई डेटर की पेमेंट कर देगा, राइट। तो जब इसके पास बैंक में पैसे आएंगे ना, इसके अपने पैसे जब आएंगे बैंक में से, तो उसमें से मैं अपने 1,40,000 डिडक्ट कर लूंगा, राइट। तो बैंक को तो इस बात की कोई टेंशन नहीं होती, ये आपका होता है शॉर्ट टर्म लोन, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता। बैंक ये नहीं कहेगा कि मैं आपको 5 साल के लिए 1,40,000 का लोन दे दूंगा, या मैं आपको 2 साल के लिए 1,40,000 का लोन दे रहा हूं। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है, मैक्सिमम महीने की बात है। उसके बाद बैंक को पता है कि भाई बिजनेस का नेचर ही इस तरह से है कि उसके पास कैश कभी ना कभी आना है, राइट। तो अगर उसके पास ये इश्यू हो रहा है, आज के दिन उसके पास पैसे नहीं है, तो आज के दिन के लिए मैं उसको लोन दे देता हूँ। इसके पास जब 3, 4, 5, 6 दिनों के बाद, महीने के बाद जब इसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कैश सेल या एज अ रिजल्ट ऑफ डेटर पेमेंट करता हुआ, तो तब मैं अपने पैसे उसमें से निकाल लूंगा। क्लियर है यहाँ तक बात? जी मोहसिन, उस्मान,
जवाद, जुलेखा, क्लियर है? ठीक है जी। तो अब आपके पास ये पूरा इस तरह से साइकिल चलता है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर J13 पे। अब J13 क्या कह रहा है? अब हम थोड़ा सा कल तक जो हमने सवाल किए ना तो बहुत सिंपल से, वो हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेस थी, उसमें हमने ये सीखा कि हम BRS बनाते कैसे हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज पे। तो आपके पास अभी J13 क्या है? Salman Brother Limited uses a computer package to maintain its accounting records. A printout of its cash book, bank account यानी कि cash book यानी कि उसका बैंक बैलेंस, राइट, बैंक अकाउंट का cash book for the month of May 2013 was extracted on 31st May and is summarized below. ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं और इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास महीने के शुरू में बैंक बैलेंस पड़ा हुआ था 546। फिर ड्यूरिंग द मंथ आपको डिपॉजिट्स रिसीव हुए। अच्छा, उसमें नहीं है, चलो ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसमें J12 होगा। जुलेखा आप चेक करो, J12 सलमान ब्रदर। ठीक है, J12 देख लो, पुरानी बुक में एक क्वेश्चन ऊपर हुआ होगा। ठीक है, तो डिपॉजिट्स आपके पास ड्यूरिंग द मंथ कितने हुए? 3,36,293 और पेमेंट्स आपको, चलें ठीक है कोई बात नहीं, पेमेंट्स आपको इतनी हो रही है और आपके हिसाब से आपके पास बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 873 अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो सही, ये आपका क्या हो गया? आपके हिसाब से ये आपका एसेट है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है यानी कि डेबिट बैलेंस। The company's chief accountant provides you with the following information. The company's bank statement for May showed an overdraft, यानी कि overdrawn debit balance of ₹2954. तो बैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बैंक स्टेटमेंट ये कह रहा है आपने तो उल्टा हमारे से लोन लिया हुआ है। कौन सा बैलेंस है? अगर ये ओवरड्रॉन ना भी लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2954, यानी कि बैंक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमें आपसे रिसीवेबल है, आपने हमारे से लोन लिया हुआ है, राइट। तो 2954 का तो वो अब ऑपोजिट ही बात कर रहे हैं, तो फिगर भी मैच नहीं कर रही, ऊपर से नेचर भी इसका ऑपोजिट हो गया। बैंक आपको ये कह रहा है कि आपने तो हमारे से लोन लिया हुआ है, हमारे हिसाब से क्या है? हम तो कह रहे हैं कोई लोन नहीं लिया हुआ, हमारे पास तो पैसे पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में, राइट। बात समझ आ रही है? तो अब इसने आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के दरमियान जो डिफरेंसेस है ना, उसको उन्होंने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपका, चेक्स पेड टू वेरियस सप्लायर्स टोटलिंग 7470 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। तो ये क्या हो जाएंगे जी? जवाद, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा मुझे साथ साथ जवाब भी देते रहे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, वेरी गुड। कि आपको वो बता रहा है कि इस महीने के जो चेक्स थे, इस महीने के और इससे पहले के भी हो सकते हैं, 7470 के, दे हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक टू डेट। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है चेक्स रिसीव्ड बाय सलमान ब्रदर लिमिटेड टोटलिंग 6816 वर पेड इनटू द बैंक ऑन 31st May बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 2nd June। ये क्या है मोहसिन, उस्मान? क्या चीज है ये? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। मोहसिन और उस्मान से मुझे जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना इस टर्म की वजह से। पेड इनटू द बैंक, क्या कह रहे हैं? चेक्स रिसीव बाय सलमान ब्रदर। सलमान ब्रदर कौन है? हम है, राइट। सलमान ब्रदर लिमिटेड हमारा बिजनेस है, हमें कोई चेक्स रिसीव हुए थे यानी कि हमारे पास पैसे आए थे, टोटलिंग 6816, दे वर पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब ये नहीं है कि बैंक में डल चुके, नहीं। पेड इनटू द बैंक का मतलब है कि चेक्स आपने जाके बैंक मैनेजर के हाथ में रख दिए कि ये जरा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। 31st May को आपने ये काम कर दिया था कि आपने चेक्स को हैंड ओवर कर दिया था बैंक को, राइट। लेकिन अभी तक 31st May पे महीने के आखिरी तक बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया था, यानी कि डिपॉजिट एक्चुअली नहीं किए थे आपके बैंक में, राइट। देवर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। उनको क्रेडिट अल्टीमेटली वो कब हुए? वो अगले महीने की 2 तारीख को है। ठीक है, क्लियर है बात? तो पेड इनटू द बैंक से कंफ्यूज नहीं होना। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दे वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि ये है आपके अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है, फिर आपके पास आ गया बैंक चार्जेस ऑफ ₹630 शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कंपनीज कैश बुक। तो आपको बैंक चार्जेस नजर आ रहे थे बैंक स्टेटमेंट पे,
जो कि आपने कंपनी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, राइट। यहाँ पे आपके रिकॉर्डेड ये नहीं थे। अब हम क्या कर देंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, राइट। अब हम इसको रिकॉर्ड होता हुआ दिखा देंगे, ये हमारी कैश बुक की डेफिशिएंसी है। फिर आपके पास आ रहे हैं 3 स्टैंडिंग ऑर्डर्स entered on the bank statement have not been recorded in the company's cash book। और ये इन्होंने 3 हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन दे दी। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या करेंगे जी, स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। कैश बुक क्रेडिट साइड, ठीक है, कैश बुक क्रेडिट साइड। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक हो गया। आपके ये एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। आपने इनको कंपनी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, राइट, वेरी गुड। A check drawn by Salman Brothers Limited for ₹693 and presented to the bank on 26 May has been incorrectly entered in the cash book as ₹936। क्या करेंगे इसका, ये क्या है, क्या हो गया यहाँ पे, आपने चेक ड्रॉ किया था, चेक, हाँ नहीं, बैंक मिस्टेक तो नहीं है। कहां पे इनकरेक्टली एंटर्ड, नहीं, चेक ड्रॉ करने का क्या मतलब है, नोप, चेक ड्रॉ करने का मतलब ड्राइंग थोड़ी है। चेक ड्रॉ करने का मतलब है लिख देना, चेक को लिखना। तो चेक आप किस केस में लिखोगे, किसने लिखा है चेक, किसने इशू किया है चेक। चेक ड्रॉ करने का मतलब है चेक को इशू करना। तो चेक कौन इशू करेगा, नहीं, सारे गलत सिवाय जुलेखा के, सबने गलत जवाब दिया। चेक ड्रॉन बाय सलमान ब्रदर्स का मतलब है, बिल्कुल हमने क्रेडिट साइड ओवरस्टेट की, कैश बुक का एरर है, वेरी गुड। अब सुन लीजिए इसको, चेक ड्रॉन बाय सलमान ब्रदर्स लिमिटेड का क्या मतलब है, या चेक ड्रॉन बाय सलमान ब्रदर्स लिमिटेड का मतलब है कि सलमान ब्रदर्स ने चेक लिखा, चेक इशू किया। तो हम कब चेक लिखते हैं, जब हमें कोई पेमेंट करनी होती है, जब हमारे पास रिसीव हो रहा होता है कुछ, हमें पैसा रिसीव करना होता है, तो उसमें हम सिर्फ किसी और का लिखा हुआ चेक रिसीव करते हैं ना। आप चेकबुक कब अपनी खोलते हैं, जब आपको कोई पेमेंट करनी होती है। तो अ चेक ड्रॉन बाय सलमान ब्रदर लिमिटेड का क्या मतलब है, आपने एक पेमेंट की थी, कितने की पेमेंट की थी, 693 की, राइट। आपने वो चेक इशू किया, उसके ऊपर आपने फिगर लिख दी थी 693, वो आपने सामने वाली पार्टी को दे दिया, और सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट भी कर दिया उसको उसी महीने में। यानी कि ये अनप्रेजेंटेड चेक तो नहीं है, ये चेक प्रेजेंट भी हो गया और मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे भी निकल गए। कितने पैसे निकले होंगे, जितने पैसे चेक पे लिखे हुए होंगे, यानी कि 693, राइट। इतनी बात समझ में आ गई कि मैंने चेक ड्रॉ किया था, 693 रुपीज की मुझे पेमेंट करनी थी, मैंने सामने वाली पार्टी को दे दिया और सामने वाली पार्टी ने बैंक में उसको इसी महीने प्रेजेंट भी कर दिया। प्रेजेंट करने की वजह से क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे भी कट डिडक्ट हो गए, और कितने डिडक्ट हुए, 693 रुपीज आपके डिडक्ट हो गए। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है, हैज बिन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एज ₹936। तो आपने उसको रिकॉर्डिंग की कैश बुक में, जब आपने उसको पेमेंट साइड पे दिखाया क्योंकि पेमेंट थी, तो उसकी अमाउंट आपने गलत लिख दी। बात समझ आ रही है। तो ये किसका है, ये कैश, बिल्कुल ठीक, ये कैश बुक का एरर है। इसमें जो आपने यहाँ पे पेमेंट्स दिखाई हुई है ना, इसमें 936 की अमाउंट शामिल है, जो कि 936 नहीं होना चाहिए था, 693 होना चाहिए था, ठीक है, 693 होना चाहिए था। ये क्लियर है उस्मान और मोहसिन, आप लोगों को क्लियर है। तो आपने क्या कर दिया, पेमेंट ज्यादा से दिखा दी। अब आपने उसका क्या करना है, कैश बुक में मसला है, कैश बुक का एरर है, तो ये कहां पे जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में ही हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब फिर इधर आते हैं, पार्ट जी। A check for ₹510 has been wrongly debited to the company's bank account in error by the bank।
The check relates to Shaheen Limited and should not have appeared on Salman Brother Limited statement. क्या हो गया? A check for ₹510 has been wrongly debited to the company's bank account in error by the bank. तो ये एरर किसका है? बैंक का एरर है, बैंक ने गलती कर दी. अब देखते हैं कि बैंक ने गलती क्या की. A check for ₹510 has been wrongly debited to the company's bank account by the bank. यानी कि बैंक ने क्या कर दिया? आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया 510 से. अब जरा मुझे एक बात ये बताएं, बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कब करता है? पेमेंट के केस में या रिसीट के केस में? जब हमारे बैंक में पैसे आते हैं या पैसे निकलते हैं? अच्छा, पक्की बात है उस्मान, पेमेंट के केस में पक्की बात है. सही है, वेरी गुड. तो हुआ क्या? बैंक ने गलती से एक पेमेंट दिखा दी हमारे अकाउंट से 510 रुपए की. ये पेमेंट थी किसकी? किसने की थी? एक्चुअली शाहीन लिमिटेड के अकाउंट से ये पैसे निकलने चाहिए थे, लेकिन बैंक ने क्या किया? गलती से आपके अकाउंट को हिट कर दिया, आपके अकाउंट से पैसे निकलते हुए दिखा दिए. तो अब ये हम क्या करेंगे? इसका ये बैंक एरर है. बैंक एरर कहां पे दिखाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे इसको. क्या ये हमारा कैश बुक का एरर है? नहीं, बिल्कुल ठीक. अब बैंक स्टेटमेंट को तो हम ठीक नहीं करेंगे. नहीं जुलेखा, बैंक स्टेटमेंट में तो हम जाके ठीक नहीं कर सकते ना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ी है. बैंक स्टेटमेंट तो बैंक का रिकॉर्ड है जो कि जिसकी कॉपी उसने हमें भेजी हुई है. तो हम बैंक स्टेटमेंट में जाके करेक्शन तो कर नहीं सकते. बैंक स्टेटमेंट हमारी ओनरशिप नहीं है, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट में हम करेक्ट तो कर नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे? जो बैंक एरर होता है, जो बैंक के पार्ट पे डेफिशिएंसीज होती हैं, लैग्स होते हैं, उनको हम कहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट करना है. हमें हमारे पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि अच्छा ये बैंक के एरर की वजह से हमारा ये डिफरेंस आया, तो वो हम शो करेंगे BRS में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में जाके नहीं करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. और साथ ही हम बैंक को फोन कर देंगे कि भाई आपने ये गलती की हुई है. तो फिर बैंक क्या करेगा? अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में इस एरर की एडजस्टमेंट दिखा देगा, ये एड बैक कर देगा जून के महीने में. सही है, वो कहेगा मई में जो हो गया तो हो गया, वो तो अब नहीं कर सकते चेंज. ठीक है, वो क्या करेगा? जून के महीने में 510 रुपीज का एक रिसीट दिखा देगा. तो वो जो उसने गलती से मई के महीने में पेमेंट दिखाई हुई है ना, वो आपकी रिवर्स हो जाएगी. क्लियर है? तो जून का बैलेंस हमारा फिर बैंक के साथ फिर हमारा ठीक होगा विद रिगार्ड टू दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो हम फॉर द टाइम बिंग क्या करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए क्या कर देते हैं? लिस्ट डाउन कर देते हैं उन चीजों को कि बैंक अगर इन सारी चीजों को ठीक कर देगा तो मेरा और बैंक का बैलेंस मैच कर जाएगा. राइट? तो हम 510 को भी सिर्फ लिस्ट में शामिल कर लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की. क्लियर है बात यहां तक? फिर आपके पास क्या आ रहा है? अ मंथली डायरेक्ट डेबिट पेएबल टू अ लीजिंग कंपनी फॉर ₹1000 वाज रॉन्गली पेड ट्वाइस बाय द बैंक. ठीक है, अ मंथली डायरेक्ट डेबिट पेएबल टू अ लीजिंग कंपनी फॉर ₹1000 वाज रॉन्गली पेड ट्वाइस बाय द बैंक. क्या इसमें क्या मसला है? पहले तो ये बताएं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. वेरी गुड, क्योंकि बैंक ने यहाँ पे भी क्या एरर कर दिया? बैंक ने एरर किया है. और क्या एरर किया है? कि उसने पेमेंट 2 दफा दिखा दी. बिल्कुल, तो बैंक ने पेमेंट 2 दफा दिखा दी. हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया था और करना भी नहीं चाहिए था. हमने 1000 की पेमेंट दिखाई, बैंक ने 2000 की पेमेंट दिखा दी. राइट? तो बैंक के पार्ट पे भी गलती होगी. इसमें भी क्या हो गया? बैंक ने ज्यादा पेमेंट दिखा दी. राइट? तो अब हम उसको ठीक करेंगे. तो हमें क्या करना है? हमने बाकी सारी हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं. अब रिक्वायरमेंट पर आते हैं, देखते हैं कि क्रेडिट करेंगे या डेबिट. देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप क्रेडिट या डेबिट का टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, हम ऐड या लेस की बात करेंगे कि ऐड करना है या लेस करना है. ठीक है, क्योंकि हम इनकी कोई डबल एंट्रीज तो पास नहीं कर रहे ना. हम इन जो बैंक एरर कर रहा है उनकी हमने कोई डबल एंट्री तो पास करनी नहीं है. हमने अपनी बुक्स में तो कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है वो बैंक ने करना है.
तो हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा हम डेबिट करते हैं या हम क्रेडिट करते हैं, हमने सिर्फ ये बात बोलनी है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग आउट द डिफरेंसेस वी विल हैव टू ऐड या लेस, कि अगर बैंक अपने पास इसको ठीक कर ले ऐड करके या लेस करके तो हमारा और बैंक का बैलेंस मैच करेगा। क्लियर है ये बात? अब वो ये क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ करेक्टेड कैश बुक यानी कि बैंक अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट क्रेडिट कॉलम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक किस्म का रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट है ना बैंक की बुक्स में। बैंक हमारे नाम का रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसको इस तरह से समझ लें। रनिंग बैलेंस लेजर हमने पढ़ा है ना, टी अकाउंट की तरह का एक फॉर्मेट होता है, राइट? तो रनिंग बैलेंस लेजर, अगर बैंक भी एक बिजनेस है, बैंक भी एक्टिविटी कर रहा है, तो बैंक के पास भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे। हमने बैंक के पास कोई चीज रखवाई हुई है यानी कि हम उसके क्या हो गए, एक किस्म के क्रेडिटर हो गए, राइट? हमारी लाइबिलिटी हमारे नाम की, तो वो हमारे नाम का एक लाइबिलिटी अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा और उसका फॉर्मेट आप इस तरह से समझ लें कि वो रनिंग बैलेंस लेजर के फॉर्मेट पर है। वो फॉर्मेट है। वैसे बैंक स्टेटमेंट्स आपको हर जगह इसी तरह की नजर आएंगी, लेकिन समझने के लिए आप यही करें कि उसने आपको लेजर की कॉपी दे दी कि ये जी आपका लेजर, आपका काम ये हमारे हिसाब से ये हुआ है, तो वो आप कंट्रोल पर्पसेस के लिए उसको पिक करते हो और कंट्रोल पर्पसेस के लिए उसको चेक करते हो। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने लेजर अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है, क्लियर है? अब वो ये कह रहा है कि आपने क्या बनाना है, प्रिपेयर अ करेक्टेड कैश बुक, और क्या करना है फिर उसके बाद, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, डिस्कस भी हमने कर लिया है। आई होप आप लोगों ने नोटिंग की हो। ये आपके पास सवाल है, चलें कोशिश करें। कितने मार्क्स का सवाल है ये है 8 मार्क्स का सवाल, और आपके पास मैं 10 मिनट आपको देती हूँ। 10 मिनट में जितना होता है ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को पहले दे देती हूँ करने का कि आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं इसमें, जितना समझ में आ रहा है एटलीस्ट वो चीज तो आप अप्लाई करें। इस तरह से अगर मैं आपको हर चीज इतना बताने लग जाऊं तो फिर आप मतलब रिलैक्स होकर बैठे रहेंगे, आपके अपने खुद के सोचने की जो सलाहियत है वो नहीं आएगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया है। क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ क्योंकि इसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आती हो, राइट? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, रीइंफोर्स करना है। फॉर्मेट्स अपने सामने रखें, फॉर्मेट 1 से कर लें उसको। एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाना है वो भी आपको आ गया है, करें उसको जल्दी से। 10 मिनट 8:33 हो रहे हैं, 8:43 पे मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है जी, तो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। बैंक चार्जेस जो है वो हमारा आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। इससे पहले जो आपके पास पार्ट्स ए, बी और सी थे, ए के अंदर बैंक स्टेटमेंट बताया हुआ था बैलेंस, बी के अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स थे जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड थे, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे। यहाँ पे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स थे जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे। फिर आपके पास पार्ट डी, वो पहला आइटम है जिसमें कैश बुक में कोई डेफिशिएंसी है, तो आपने बैलेंस लिखा कैश बुक का 873 जो कि आपका ओरिजिनल कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है, राइट? और फिर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, बैंक चार्जेस की रिकॉर्डिंग अभी आपने कर दी। जाहिर सी बात है ओवरड्राफ्ट बैलेंस थोड़ी है अभी। मोहसिन, आप एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए जो ओरिजिनल कैश बुक है उसके बैलेंस को देखते हो ना, उसके बैलेंस को पिक करते हो। आप ये कहते हो कि ये मेरा कैश बुक है, मेरे कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस इस डेट पे क्या आ रहा है, 873। ठीक है, वो नहीं आ रहा ना, वो तो ओवरड्राफ्ट नहीं है ना, ये तो नॉर्मल बैलेंस आपका दिखा रहा है। तो जो वो बात कह रहा है आपको वही लिखना है, आपको अपनी तरफ से थोड़ी बोलना है। ए ट्रांजैक्शन तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है बच्चे। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक दो अलग अलग चीजें हैं ना। हम बैंक स्टेटमेंट को थोड़ी ठीक कर रहे हैं, हम तो अपने कैश बुक को अब ठीक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने जो पहले कैश बुक बनाया था उसका बैलेंस था 873 डेबिट बैलेंस, और इसमें हमें पता है कि अब इसमें हमने कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो जो चीजें हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी कैश बुक के अंदर अब हम उनको ठीक करेंगे। बात समझ आ रही है? बैंक स्टेटमेंट को तो हमने छेड़ना भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट को हम, ये तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है। डेबिट बैलेंस जो आ रहा है 2954, हमने देखा इसमें कुछ गलतियां भी थी, इसमें कुछ एरर्स भी थे, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स भी थे, इसमें अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो वो हमारा काम नहीं है रिकॉर्ड करना।
जो डेफिशिएंसीज बैंक के पार्ट पर हैं, जो डेफिशिएंसीज बैंक स्टेटमेंट है, वो हम ठीक नहीं कर सकते उनको, वो बैंक खुद ही ठीक करेगा। क्लियर है? तो जो बी और सी है ये भी किससे रिलेट कर रहे हैं, ये भी बैंक स्टेटमेंट की डेफिशिएंसीज हैं, तो बैंक स्टेटमेंट को तो हम छेड़ नहीं सकते, राइट? तो हमने उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। बैंक चार्जेस ऑन दी अदर हैंड ऐसी चीज थी, नहीं करते हैं वो, जब अगर हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं, हमने करना क्या है, हमारी कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट नहीं आ रहा था, आ भी सकता है, यही तो मैं आपको बता रही हूं। अगर कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा होता है डेबिट साइड पे, तो हमारी बुक्स क्या कह रही होती हैं कि आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, लेकिन हमारी बुक्स अभी क्या कह रही है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, मान ही नहीं रही कि ये ओवरड्राफ्ट है। बात समझ आ रही है? अभी इसको करो ना, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ओवरड्राफ्ट रिकॉर्ड होता है, लेकिन मसला क्या है, जिस तरह से हमने रिकॉर्डिंग की थी ना मई के महीने में, हमने ऐसी चीजें रिकॉर्डिंग की थी कि हमारा कैश बुक कह रहा है कि जी कोई ओवरड्राफ्ट नहीं था, लेकिन बैंक क्या कह रहा है, नहीं था, आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। सही है? हमने रिकॉर्डिंग इस तरह से की थी, वरना बिल्कुल कैश बुक का ये नहीं है कि वो कैश बुक कभी ओवरड्राफ्ट दिखाएगा, नहीं, वो ओवरड्राफ्ट दिखा भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, मैं कुछ और बात कर रही हूँ और बैंक स्टेटमेंट कुछ और कर रहा है, ठीक है? तो आपने बैंक चार्जेस जो है वो पे किए 630 के, आपने बैंक स्टेटमेंट में वो चीज आ रही है, लेकिन आपने पेमेंट होते हुए नहीं दिखाई, तो आपने यहाँ पे पेमेंट होते हुए अब दिखा दी 31 मई को खड़े होकर, आपने रिकॉर्डिंग कर दी कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी। फिर आपको एक और बात पता लगती है, बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए आपको नजर आ रहा है कि 3 स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी है जो कि बैंक स्टेटमेंट में है कि पेमेंट कर दी हुई है, राइट? और वो पेमेंट हो भी चुकी थी, उनकी रिकॉर्डिंग आपने कैश बुक में नहीं की हुई थी, यानी कि कैश बुक में डेफिशिएंसी आ गई। कैश बुक आपकी चीज है, आपका रिकॉर्ड है, आपने उसको ठीक करना है अभी, राइट? तो आपने 52, 360 और 2172 का आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दिखा देना है। चाहे तो यहाँ पे आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स लिखें और नीचे आप वर्किंग कर दें 52 प्लस 360 प्लस 2172, ठीक है? 52 प्लस 360 प्लस 2172 ब्रैकेट में आपने सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स को आपने ऐड कर दिया। 52 प्लस 360 प्लस 2172, आपने कहा 2584 के टोटल स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे जिनकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं की थी। स्टैंडिंग ऑर्डर का नेचर आपको पता है कि क्या होता है, वो पेमेंट होता है हमेशा, है ना? स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट या डायरेक्ट डेबिट, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, पेमेंट्स होती हैं, ये रिसीट्स नहीं होती। रिसीट के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक है? तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, यानी कि आपने पेमेंट्स नहीं दिखाई हुई थी। फिर पार्ट एफ में क्या आ रहा है कि अ चेक ड्रॉन बाय सलमान ब्रदर्स लिमिटेड फॉर ₹693 एंड प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑन 26 May हैज बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। ये कैश बुक में आपने गलती की थी कि अमाउंट थी 693 की, पेमेंट करनी थी, आपने 936 की पेमेंट दिखा दी। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने ओरिजिनल कैश बुक बनाया था, इसमें आपने पेमेंट जो है, पेमेंट्स जो टोटल आ रही है, इसमें ओवर एडिंग हुई हुई है, राइट? इसमें ओवर एडिंग हुई हुई है, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसको रिसीट साइड पे करके 243 से हमने इसको रिसीट साइड पे दिखा देना है, और यहाँ पे हम कह देंगे पेमेंट ओवर रिकॉर्डेड। तो थोड़ी सी इसकी वर्किंग भी कर लेंगे। 936 माइनस 693, 936 ठीक है, माइनस 693, ठीक है? ये काम किया। फिर आपने क्या करना है, आपके पास आखिरी 2 आइटम्स आ गए। आखिरी 2 आइटम्स क्या है, ये बैंक के एरर हैं, आपके एरर नहीं है, राइट? ये बैंक ने गलती की हुई, आपने कहना है बस ठीक है। अब कैश बुक में तो मेरे पास सारी चीजें जो मेरे पार्ट पे डेफिशिएंसी थी वो अब मैंने दूर कर दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालूंगी। अब इधर देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बैलेंसिंग फिगर जब आप निकाल रहे हो तो आपको पता ये लग रहा है कि आपकी डेबिट साइड पे डेफिशिएंसी है, ठीक है? आपने क्या लिख दिया, 2098। अब आपके पास क्या आ गया, कैरेट डाउन आ गया। अब देखें मोहसिन, यहाँ पे देखें 2098 आपका डेबिट साइड पे आ रहा है। कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस हो गया, है ना?
2098 कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब एडजस्टेड कैश बुक कह रही है कि हाँ, हमने ओवरड्राफ्ट ही लिया हुआ था, हमने कुछ चीजों की रिकॉर्डिंग नहीं की थी जिसकी वजह से हमारा बैलेंस गलत आ रहा था। पहले जब हमने चेकिंग की, जब हमने बैंक स्टेटमेंट से कंपैरिजन किया, तो हमें पता लगा हमने कुछ पेमेंट्स थी जो कि रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी। तो अगर हम उनको रिकॉर्ड कर लेते तो हमारा भी क्या आ जाता? बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता। तो 2098 का भी क्या है आपके पास? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये डेबिट साइड पे आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस से मुराद है कि आपके पास कैश, बैंक अकाउंट में कैश तो है ही नहीं, आपने उल्टा 2098 का लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? जब आप अब दोबारा से बैंक स्टेटमेंट से इसको कंपेयर करते हो, तो अब बैंक स्टेटमेंट भी कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट है और आपका कैश बुक भी कह रहा है कि हाँ भाई ओवरड्राफ्ट ही है, लेकिन अभी क्या है? अभी भी फिगर्स डिफरेंट है 2954 की। तो अब आप ये बात कहोगे कि अच्छा, अभी भी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बैंक के पार्ट पे कुछ डेफिशिएंसीज थी, कुछ लैगिंग्स थी, राइट? और उन डेफिशिएंसीज और उन लैगिंग्स को हमने तो ठीक नहीं करना ना, हमने जो चीज ठीक करनी थी, जो हमारी मिल्कियत थी, हमने उसको तो बिल्कुल परफेक्ट हालत में उसको ले आए। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर बैंक के पार्ट पे भी डेफिशिएंसीज ना होती तो बैंक का बैलेंस भी 2098 आता और कैश बुक का बैलेंस भी हमारे हिसाब से भी बैलेंस कितना आ रहा है? 2098 का ओवरड्राफ्ट। बात समझ आ रही है? यानी कि परफेक्ट बैलेंस अभी क्या है? 2098। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाना है ना 31 मई को, बैंक ओवरड्राफ्ट की फिगर अब आप क्या लिखेंगे? आपके पास दो फिगर्स आ रही हैं बैंक बैलेंस एट बैंक की, बैंक ओवरड्राफ्ट की। एक आ रही है जो बैंक कह रहा है 2954 और दूसरा वो आ रहा है जो आप कह रहे हो। तो आपने एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस लिखना होता है हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बनेगा, बिल्कुल नहीं ब्रैकेट में नहीं आएगा, लायबिलिटीज में बस इसको पॉजिटिव साइन में लिख देंगे। ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम कुछ माइनस के उसमें थोड़ी लिख रहे होते हैं। लायबिलिटीज की हेडिंग में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा होगा 2098 का। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपने रिसीव नहीं, अच्छा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब इधर आ जाएं। अब आपको क्या बनाना है? अब आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई एंट्री नहीं होती बच्चे, ये बैलेंस है, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। ये क्या है? ये कैरेट डाउन है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक पोजीशन है, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है। इसको बस आप सीधा जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख देते हो, बस ट्रायल बैलेंस बना लेते हो उससे। बस कोई डबल एंट्री होती है क्या कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन के अमाउंट से? नहीं 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 नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई टू इफेक्ट्स थोड़ी होंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई डबल इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ एसओसीआई की वजह से होता है। एसओसीआई में डबल इफेक्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम सीधा क्या लिख देते हैं? कैरेट डाउन उठा के लिख देते हैं बस। हम इधर ये नहीं लिखते, यहाँ पे जिस तरह एसओसीआई लिखा है यहाँ पे हम इस बैलेंसिंग फिगर को एसओएफपी नहीं लिखते, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं लिखते, इधर हम कैरेट डाउन ही लिखते हैं। ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एसेट है, राइट? हमारा एसेट है और इस सिनेरियो में क्या बन गया? ये हमारी लायबिलिटी बन गई। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और ड्रॉइंग्स के केस में ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं वो हमारी आएंगी कैरेट डाउन या ब्रॉट डाउन। ठीक है? उनको हम कोई और नाम नहीं लिखेंगे, हम एसओसीआई या एसओएफपी नहीं लिखेंगे, हम इसको कैरेट डाउन लिखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सीधा सीधा 2098 उठा के लिख देंगे। ठीक है? उसमें कोई डबल इफेक्ट नहीं होगा। चलें जी, अब आपके पास क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई 2013। ठीक है? अब आपने किससे स्टार्ट करना है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है? अब बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक की फिगर क्या है? 2098। लेकिन मसला क्या है कि ये 2098 क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, राइट?
तो 2098 को अब ये क्या हो गया, ये एसेट नहीं है, ये उल्टा हो गया, ये एक डिफरेंट सी चीज हो गई, ये क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो अगर कोई ओवरड्राफ्ट है उसको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है, माइनस के साइन में लिखना है। क्लियर है? यू स्टार्ट विद बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। आपने ये फिगर लिखी और आपने ये देखा कि क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को आपने माइनस से रिप्रेजेंट करना है। अगर ये कैरेट डाउन आ रहा होता इस साइड पे, ठीक है, अगर ये कैरेट डाउन आ रहा होता 2098 यहां पे, अगर ये बैलेंसिंग फिगर आ रही होती यहाँ पे, तो ये कौन सा बैलेंस होता है, ये बैलेंस कहलाता है डेबिट बैलेंस, है ना। 2098 का कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। इसका क्या मतलब है कि 2000 रुपए अभी भी बैंक अकाउंट में हमारे पड़े हुए हैं, हमने कोई लोन नहीं लिया बैंक से, राइट। तो अगर ये कैरेट डाउन यहाँ आता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 2098 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि कैरेट डाउन आ रहा है दूसरी साइड पे, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2098। क्या? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। क्लियर है? ये सबको क्लियर है बात? उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, जवाद, चले अब फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेट 1 अब आपने याद कर लेना है। मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको 1-2 दिन पहले कि ओवरड्राफ्ट उसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स को आप ऐड क्यों करते हो, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को माइनस क्यों करते हो। अगर ये बात आपको समझ में अभी भी नहीं आई तो आप बस फॉर्मेट का रट्टा मार लें, ठीक है। फॉर्मेट को याद कर लें, दोनों फॉर्मेट्स को। अब आपके पास क्या है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक है, इसमें हमें क्या करना होता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स करने होते हैं ऐड, राइट, प्लस करना होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स। सवाल के अंदर आपको अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने दिए हुए हैं, 7470, तो आपने 7470 को यहाँ पे प्लस साइन में लिख देना है क्योंकि ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड करना है, फिर क्या करना है, लेस करने हैं आपको अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कितने हैं, 6816, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आए माइनस 6816 कर दिया, ठीक है। अभी तक हम टोटलिंग पे आए नहीं, मैथ अभी तक हमने किया नहीं है, हमने ऐड या लेस अभी तक किया नहीं, सिर्फ हम फॉर्मेट के हिसाब से आइटम्स को लिख रहे हैं पॉजिटिव साइन में या नेगेटिव साइन में, ठीक है। तो लेस करना है, यानी कि 6816 आपने माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बारी आई, ये दोनों आइटम्स आपके हो गए, बी हो गया, सी हो गया, यहां तक आपने सारा काम कर लिया, ठीक है। पहले पार्ट में तो आपको बैलेंस बताया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये सबसे आखिर में देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक आइटम आ रहा है, ये जी। जी क्या है, जी आपका एरर है जो कि बैंक ने किया है। अब मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाया था इस तरह से कि आपके पास जो आंसर आएगा, अब सारी चीजें ऐड या लेस करने के बाद ये आंसर क्या होना चाहिए, दिस शुड मैच विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, राइट। ये भी जो भी ऐड या लेस करने के बाद आंसर आएगा वो आपका मैच करना चाहिए 2954 ओवरड्राफ्ट, यानी कि ब्रैकेट्स में माइनस 2954 से मैच करना चाहिए। सब बात फॉलो कर रहे हैं, मुझे मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट आंसर आपने कहा कि अगर मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से मैच किया तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक काम सारे कर रहा हूं या कर रही हूं। क्लियर है? मोहसिन, उस्मान, जवाद, ठीक है। अच्छा चले अब जरा इधर आए। मैंने आपको कल ये परसों शायद ये बात समझाई थी या शायद कल ये बात समझाई थी कि आपका फॉर्मेट कैसा है कि आपने बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट करना है और आपने इसमें चीजें ऐसे ऐड या लेस करनी है कि आप पहुंच जाएं किस फिगर पे, 2954 पे, यानी कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे पहुंच जाए, राइट। अब मैंने आपको ये बताया था सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना क्या है, आपने अपना टारगेट फिक्स कर देना है। क्या टारगेट मेरा क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाए बस किसी तरीके से, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने जो स्टार्टिंग अमाउंट है आपके पास बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक है, आपने कहना ये है कि मैंने बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक में वो काम होते हुए दिखाना है, करना नहीं है एक्चुअली, सिर्फ शो करना है
सिर्फ शो करना है, कोई डबल एंट्रीज पास नहीं करेंगे हम, सिर्फ हम इसको स्टेटमेंट की हद तक सिर्फ लिखेंगे। हम ये कहेंगे कि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक में हमने वो काम होते हुए दिखाना है जो कि बैलेंस एज पर मतलब बैंक स्टेटमेंट में जो काम हुआ हुआ है, राइट। अब जिस तरह इसको चलो मैं रिवाइज कर देती हूँ। ओहो 9 बज गए, चले 5 मिनट इसको करते हैं, फिर इंशाल्लाह बंद करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं अनदर क्लास। तो आपके पास क्या है, देखें अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे होते हैं कि जिस केस में बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं दिखाई हुई। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या आ रहा होगा, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा कि ये पैसे आपके अभी भी बैंक अकाउंट में पड़े हुए, किसी ने भी आके अभी तक ये निकाले नहीं है ना। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं कि आपने कैश बुक में पेमेंट दिखा दी, बैंक कह रहा है कि कोई पेमेंट नहीं हुई, तो आप क्या करते हो, आप भी अपनी कैश बुक में ये अमाउंट क्या करते हो, ऐड कर देते हो। 7470 आप ऐड बैक कर देते हो कि ठीक है हम भी ये रिवर्स कर देंगे। कोई भी ठीक, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बैंक ने एरर्स किए हैं, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन हम ये करेंगे कि अगर बैंक में, अगर हम कैश बुक में भी ये काम कर देते, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन मैं आपको कह रही हूं, आपने ये कहना है कि अगर हम कैश बुक में भी वो काम करते जो कि हमारे टारगेट में हुए हैं, टारगेट हमारा क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो अगर हम कैश बुक में भी वो काम करते जो हमारा बैंक स्टेटमेंट में हुआ है, तो फिर हमारे दोनों बैलेंसेस मैच करते। फॉर द टाइम बिंग आपने ये भूल जाना है कि बैंक ने ठीक किया या गलत किया, बैंक ने गलत ही किया, राइट। बैंक के पार्ट पे डेफिशिएंसी है, लेकिन आप ये कहोगे सिर्फ और सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए। देखो आप अपनी कैश बुक को एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कैश बुक में बस और कोई काम नहीं कर रहे हो। आपने कहा मेरा बैलेंस 2098 ही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप कोई डबल एंट्रीज पास नहीं कर रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन आप ये कह रहे हो कि अगर हम भी ये काम ना करते जो कि बैंक स्टेटमेंट में हुआ हुआ है। बच्चे उस्मान, ये रिकंसिलिएशन के लिए करना पड़ता है, ये रिकंसिलिएशन के लिए करना पड़ता है। आप दोनों फॉर्मेट से चल सकते हो। दूसरा फॉर्मेट आपका क्या कहता है, मैं आपको सिर्फ एक बात ही समझा रही हूं कि आपने रिकंसिलिएशन के आपके पास दो फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आपने करना क्या है, जोन सा भी फॉर्मेट पिक करें, उसमें आपने करना ये है कि जो आपका इज इक्वल टू पे आंसर आएगा ना, आपने कहना है कि हमने उसको टारगेट रखना है कि अगर हम इस फिगर में वो काम करते जो यहाँ पे हुआ है, तो फिर हमारा बैलेंस रिकंसाइल कर देना चाहिए। रिकंसिलिएशन का मकसद इस सिनेरियो में ये है कि हमें ये बात पता लग जाए कि जी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, वो इन आइटम्स की वजह से आ रहे हैं। अगर ये आइटम्स ना होते तो हमारे पास क्या होता, दोनों बैलेंसेस मैच कर रहे हैं। उस्मान, हम वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वो एरर बिल्कुल भी नहीं कर रहे अपनी बुक्स में जो कि बैंक कर रहा है, ठीक है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। हम अपनी कैश बुक के बैलेंस को 2098 पे ही रहने देंगे। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम 2098 को चेंज कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ हम शो होता हुआ दिखा रहे हैं कि अगर हम अपने अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड बैक कर दें, अगर हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को लेस कर दें और हम बैंक एरर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर देते कैश बुक में भी, तो फिर हमारा और उनका बैलेंस मैच करता। ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ, एक टिप बता रही हूँ कि अगर आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है तो आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को टारगेट बनाना है और आपने ये कहना है कि यहाँ पे मैंने जो भी फिगर, जो भी आइटम है मेरा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिया हुआ है, ठीक है। आप ये कहो कि अगर मैंने बैलेंस एज पर, अगर मैंने कैश बुक में ये अनप्रेजेंटेड चेक्स, जो चेक्स मैंने पेमेंट दिखाई हुई है, अगर मैं ये पेमेंट ना दिखाता और अगर मैं ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो मैंने अपनी बुक्स में डिपॉजिट होते हुए दिखा दिए हैं लेकिन बैंक ने होते हुए नहीं दिखाए, अगर मैं इनकी रिवर्सल कर दूं और साथ ही मैं क्या करूं, बैंक एरर वाला काम भी कर दूं, तो फिर मेरा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच कर जाता अगर मैं ये काम करता तो। क्लियर है? मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ये काम करना है, सही है। यहाँ पे क्या हुआ है, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा मत सोचो, जिस तरह से मैं बोल रही हूं उसी तरह से करें। हम कर नहीं रहे चेंज, मैं कह रही हूं अगर हम कर देते तो,
हम बैंक स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, हम बैंक स्टेटमेंट तो कर नहीं सकते। आप ये कह रहे हो ना, हम क्यों कह रहे हैं कि अगर बैंक ये कर दे तो बैलेंस कैश बुक से सेम हो जाएगा, यही तो होना है, हम यही तो बोल रहे हैं। सेकेंड फॉर्मेट में आपकी वाली बात हो रही है, जो सेकेंड फॉर्मेट है उस्मान, उसमें आपकी वाली बात हो रही है, लेकिन मसला ये है कि पहला वाला फॉर्मेट जो है ना वो वैसे तो दोनों ही कर सकते हो, सेकंड फॉर्मेट पे आएंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ दोनों फॉर्मेट से करने का, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको लाजमन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ सकता है, वो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी। वैसे तो आपके पास चॉइस होती है, लेकिन आपको दोनों फॉर्मेट्स पे कमांड होना चाहिए कि अगर सवाल इस तरह का आ जाए कि उसमें आप सिर्फ फॉर्मेट 1 को ही अप्लाई कर सकते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बैलेंस को एज पर बैंक स्टेटमेंट को अपना टारगेट बनाना है। आपने ये कहना है कि अब यहां पर आ जाए। अब यहां पे क्या हुआ है, बैंक ने एक पेमेंट दिखा दी है गलती से 510 की, तो आप क्या कहो, आप कहोगे ठीक है हम भी फिर एक पेमेंट अगर दिखा देते, अगर हम भी एक पेमेंट दिखा देते तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सेम होता अगर, तो हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे हमने पेमेंट अभी तक नहीं दिखाई, हम चलो पेमेंट दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पेमेंट होती हुई दिखा दी 510 की। इसी तरह सेकंड उसमें एरर में क्या हो रहा है, बैंक ने गलती से 1000 की एक्स्ट्रा पेमेंट होते हुए दिखा दी। आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि अगर हम भी 1000 की एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा देते, यानी कि यहाँ पे हम अपने अगर बैलेंस को कम कर देते तो हमारा बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच कर जाता, ठीक है। सारे आइटम्स यहाँ पे हो गए आपके अकाउंट फॉर, राइट। अकाउंट फॉर तो खैर नहीं, यहाँ पे आपने सारे आइटम्स को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या करोगे, 2098 जो कि माइनस में है, इसमें आप कर दोगे सारा, मतलब आपने सम कर देना है, माइनस 2098 प्लस 7470 माइनस 6816 माइनस 510 माइनस 1000। ये काम जब आप करते हो तो आपके पास आंसर आता है 2954 माइनस में, ठीक है। 2954 माइनस में फिर आप क्वेश्चन में जाते हो और आप देखते हो कि बिल्कुल ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का भी जो बैलेंस है वो क्या है, ओवरड्रॉन, यानी कि माइनस 2954 है। आपको इस बात से हिंट मिल जाएगी कि आपने हाँ 2098 माइनस की, देखो डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स मत इस्तेमाल करो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स मत इस्तेमाल करो, आप सिर्फ इस तरह से करो कि ऐड या लेस, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है। तो आप ये करोगे कि 2098 यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो बेसिकली वो मतलब माइनस ही हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा। वो तो फिर मैथ जब आप करोगे तो उसकी वो अलग बात है ना। माइनस 2098 प्लस 7470 माइनस 6816 माइनस 510 और माइनस 1000, ये आपने ऐड और लेस करने, मिलाना है इन सबको, राइट। तो 7470 माइनस 2098 माइनस 6816 माइनस 510 माइनस 1000, आंसर आ रहा है आपका माइनस 2954, ठीक है। और वो माइनस 2954 है, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, ओवरड्राफ्ट है। क्वेश्चन में आप जाते हो तो क्वेश्चन में भी आपके पास क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट है 2954 का। आप क्या कहोगे कि आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, सही है। अब जल्दी से इसी को अब फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। सेकंड फॉर्मेट क्या कह रहा है, उसी तरह से आपने उसी तरह से किया। सेकंड फॉर्मेट में आप स्टार्ट किससे करते हो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये आपको अब ज्यादा सही समझ में आ जाएगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है, 2954 ओवरड्राफ्ट, राइट। अब आप इधर आ जाओ, आपने किया 2954, आपने कर दिया माइनस साइन में, ठीक है, ठीक है, माइनस साइन में, यानी कि ओवरड्राफ्ट है। क्लियर है बात, उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, जवाद, आर वी ऑन द सेम पेज। अब हम इसको दूसरे फॉर्मेट से जल्दी से करके देखते हैं। आई हैव टू लीव पे, सही है। तो आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिख दिया माइनस 2954।
अभी इस हैंडआउट में क्या सॉरी इस फॉर्मेट में क्या है, इस फॉर्मेट को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि यू स्टार्ट विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल you start with balance as per bank statement and you arrive at balance as per adjusted cash book। तो इस सिनेरियो में आपने अपना टारगेट किसको बनाना है, कैश बुक को बनाना है, राइट, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस को। तो अब आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में वो काम करना है जो कि टारगेट में हुआ हुआ है, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक में हुआ हुआ है। तो पहले हम आ जाते हैं आइटम, अब रीजन फॉर डिफरेंसेस सिर्फ 3 बचे हैं। एक आपके पास है अनप्रेजेंटेड चेक्स, राइट। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स के केस में क्या हो रहा है, जो आपका टारगेट है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, कैश बुक के अंदर आपने कैश बुक के अंदर आपने क्या किया हुआ है, अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या किया हुआ है, पेमेंट दिखाई हुई है। बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट नहीं दिखाई हुई, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ठीक है अब हम बैंक स्टेटमेंट में भी पेमेंट दिखा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं 7470। क्लियर है बात उस्मान? अच्छा उस्मान तो चले गए। जवाद, मोहसिन, जुलेखा, क्लियर है? ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है फिर दूसरा आइटम क्या है आपके पास, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स है। अब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या हो रहे हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स के केस में क्या हो रहा है कि कैश बुक जो कि हमारा टारगेट है, कैश बुक के अंदर पैसे आ गए हैं, राइट, पैसे रिसीव हो गए थे। बैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि पैसे रिसीव नहीं हुए, आपने कहना है कि ठीक है हम फॉलो करते हैं वो चीज जो कि कैश बुक में हुई हुई है, क्योंकि हमारा टारगेट है कैश बुक के फिगर पे अराइव ऐड करना, राइट। तो आप ये कहोगे कि हम भी अगर बैंक स्टेटमेंट भी फिगर को ऐड कर दे अपनी बुक्स में तो हमारा बैलेंस, इन दोनों बैलेंसेस हमारे मैच कर जाएंगे। तीसरा आपके पास आइटम क्या है, एरर, बैंक एरर अभी बचा हुआ है, राइट। बैंक एरर क्या है, पहला बैंक एरर ये है कि बैंक ने गलती से 510 की पेमेंट दिखा दी है, कैश बुक में कोई पेमेंट नहीं दिखाई हुई क्योंकि वो पेमेंट है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि अगर बैंक स्टेटमेंट इस पेमेंट को रिवर्स कर दे, यानी कि इसको एज ए रिसीट दिखा दे, तो हमारा और उसका बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा। क्लियर है? इसी तरह बैंक ने एडिशनल पेमेंट दिखाई हुई है 1000 रुपए की, हम ये कहेंगे कि ये पेमेंट कैश बुक में नहीं दिखाई हुई क्योंकि होनी नहीं चाहिए थी, राइट। तो हम ये कहेंगे कि अगर बैंक स्टेटमेंट में भी बैंक जो है ये 1000 की एक्सेस पेमेंट को रिवर्स कर दे, यानी कि एज अ रिसीट दिखा दे, बैंक बैलेंस बढ़े यानी कि ऐड कर दे, तो हमारा बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मैच कर जाएगा। ये तीनों आइटम्स आपने, अब सारे के सारे डिफरेंसेस आपने या तो एडजस्टेड कैश बुक में ले आए या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले आए। आप यही काम करेंगे। 2954 मैंने कोई अमाउंट गलत लिखी है, 510 6816 2954 माइनस 7470 प्लस 6816 प्लस 510 प्लस 1000, रिजल्टेंट आंसर आपका आएगा क्या, -2098। फिर आप जाके चेक करोगे कि क्या एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस में ओवरड्राफ्ट आ रहा है, 2098 का आपका जवाब आएगा, बिल्कुल आ रहा है। आपने कहना है बस ठीक है मेरा काम हो गया, सही है। तो ये एक ही सवाल को हमने 2 तरीकों से करते हुए इस तरह से सीख लिया, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन अ कमांड ओवर बोथ द फॉर्मेट्स। ठीक है, हम इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि दोनों फॉर्मेट्स को समझने की जरूरत है। क्लियर है? हम इंशाल्लाह फिर कल भी मिल रहे हैं 8 से 9 बजे। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नोट कर लें उसको, हम फिर कल ही देख लेंगे। ठीक है, होमवर्क आपका मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन शाम तक वो अपलोड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 J11 मैंने अपलोड करना है, तो वो आपका होमवर्क है, इसी फॉर्मेट पर है जिस फॉर्मेट पे अभी हमने किया, J13 की तरह ही है। ठीक है, लेकिन वो मैं अभी नहीं अपलोड करूंगी, वो मैं फिर शाम तक अपलोड करूंगी। सही है जी? ठीक है, आई हैव टू रश नाउ। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, रात को इंशाल्लाह, नहीं आज रात को मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी और क्लास आपकी कल रात को है 8 से 9 बजे। ठीक है, चलें सही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कल ही पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारे पास 1 घंटा होगा, हम उसमें आपकी फिर क्वेरीज मैं रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, चलें, हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।